नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST9 कहानी के सिद्धांत और स्वरूप की एक इकाई हिंदी कहानी का उद्भव विचार करने जा रहे हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम विचार करेंगे। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मध्यकाल में कथा लेखन की परंपरा का उल्लेख करते हुए हिंदी कहानी के उद्भव के कारणों या परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। बाणभट्ट की कादंबरी और हर्ष चरित्र जैसी प्रमुख रचनाओं ने संस्कृत गद्य कथा को एक नया तथा समृद्ध रूप दिया तथा उसके बाद दंडी ने अपनी रचना 10 कुमार चरित्र के माध्यम से इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया। परंतु कादंबरी के बाद से कथा रचना की यह परंपरा आगे विकसित नहीं हो सकी। 10वीं सदी में धनपाल ने तिलक मंजरी रचना के रूप में कादंबरी की समृद्ध परंपरा को जीवित करने का प्रयत्न तो किया, तथापि यह फिर भी संरचना की दृष्टि से कादंबरी का विकास नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस समय तक आते आते संस्कृत केवल राज दरबारों और पंडितों की भाषा मात्र बनकर रह गई थी और 10वीं शताब्दी के बाद संस्कृत भाषा तथा साहित्य को राजाश्रय प्रदान करने वाले अधिकांश हिंदू राज्य भी लगभग समाप्त हो गए थे। इस कारण संस्कृत काव्य की परंपरा बहुत अधिक कमजोर हो गई थी और संस्कृत के बाद फारसी दरबारी भाषा होने के कारण काव्य रचना का माध्यम भी बनी। परंतु देश की आम जनता का लगाव जनभाषा या जनबोलियों में था। अतः इन्हीं परिस्थितियों के कारण उत्तरी भारत की जनबोलियाँ साहित्य की भाषा बनने लगी और उन्हें सूफियों और संतों भक्तों का आश्रय मिलने से इनमें काव्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। हालांकि इस विकास के मूल में उत्तर भारत की जनता का लोकाश्रय मिलना था, परंतु गद्य के विकास के लिए जिस राजाश्रय की अत्यधिक आवश्यकता होती है, उससे ये जनभाषाएं मुख्यतः लगभग 750 वर्ष तक दूर रही। ब्रजभाषा और खड़ी बोली में योग वशिष्ठ, बेताल, पंचविंशति और सिंहासन, द्वात्री शांतिका आदि संस्कृत गद्य पुस्तकों का 18वीं शताब्दी में रूपांतरण और लोकप्रिय प्रचार बहुत अधिक होने पर भी कोई मौलिक गद्य कथा पुस्तक ब्रजभाषा या हिंदी या किसी दूसरी भाषा में नहीं लिखी गई। 10 अवतार भाषा, पद्मभूषण का भाषानुवाद, किस्सा चहार दरवेश का अनुवाद जो कि नोरतजे मुरसा के नाम से जाना जाता है, आदि इस काल में लोकप्रिय होने वाली कुछ कथा पुस्तकें थीं। और इसके साथ ही 19वीं शताब्दी के पूर्व में खड़ी बोली हिंदी अथवा हिंदवी में केवल 2 मौलिक गद्य कथा मुल्ला बजही कृत सबरस और सन 1800 के आसपास सैयद इंसाल्लाह खां कृत रानी केतकी की कहानी ही प्राय उपलब्ध होती है। हिंदी कहानी के उद्भव के कारण या परिस्थितियाँ 20वीं सदी के प्रथम दशक में हिंदी में कहानी जैसे महत्वपूर्ण विधा का उद्भव और विकास अनायास हुआ था। इसके लिए लगभग 50 वर्षों में धीरे धीरे अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित हुई, जो पहले उपन्यास और फिर उसके बाद कहानी के उद्भव और विकास का प्रमुख कारण बने। इन समस्त स्थिति व परिस्थितियों के अंतर्गत ही हिंदी गद्य
और उसके साथ साथ इसके बड़े पाठक वर्ग का विकास प्रमुख था। हिंदी गद्य और पाठक वर्ग के निर्माण में मुख्य रूप में मुद्रण, तकनीकी शिक्षा के प्रसार हेतु तथा अदालती भाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृत और समकालीन आर्थिक स्थिति, हिंदी समाचार पत्रों का आविर्भाव, तिलस्मी, जासूसी, कथा पुस्तकों के प्रकाशन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हिंदी में साहित्यिक पत्रिकाओं के साथ साथ बंगला में छोटो गल्प के उदय तथा सरस्वती जैसी पत्रिकाओं के प्रकाशन ने भी हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में विशेष योगदान दिया। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी कहानी के उद्भव में गद्य के विकास की भूमिका का निरूपण कीजिए। हिंदी कहानी के उद्भव में गद्य के विकास की भूमिका का निरूपण कीजिए। तो उत्तर की ओर चलते हैं। हिंदी कथा साहित्य के उद्भव में हिंदी गद्य की विधाओं के विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि मध्यकाल में हिंदी गद्य का विकास अवरुद्ध प्राय रहा, क्योंकि हिंदी राजाश्रय से वंचित हो गई थी और मध्यकाल में मुद्रण यंत्र का प्रचलन भी नहीं था। कहानी, जिसे अंग्रेजी में प्राय शॉर्ट स्टोरी के नाम से जाना जाता है, साहित्य की प्रमुख विधाओं से सबसे आधुनिक है और इसके पहले ही उपन्यास का उदय हो चुका था। वो उपन्यास को और इसीलिए कहानी समान विधाएं माना जाता है, क्योंकि उनके उद्भव और विकास की अधिकांश परिस्थितियाँ एक समान ही है। यद्यपि उपन्यास के उदय और विकास के लिए अपेक्षित परिस्थितियाँ 19वीं सदी के पूर्व अस्तित्व में नहीं आई थी। पाठक वर्ग का उपस्थित होना उपन्यास तथा कहानी की एक अनिवार्य तथा बुनियादी जरूरत है, क्योंकि इनकी प्रमुख पहचान पाठ्य के रूप में होती है। कहानी अनेक विशेष अवसरों पर पढ़कर सुनाई जाती भी है, किंतु वह उसका मूल स्वभाव नहीं है, क्योंकि इसी अर्थ में वह परंपरागत कथा या कहानी से भिन्न समझती है। अतः उपन्यास या कहानी के उद्भव और विकास तथा जरूरी बुनियादी संरचना के रूप में सामान्यतः गद्य का विकास और मुद्रण यंत्र का आविष्कार अत्यंत आवश्यक था। यूरोप में 13वीं शताब्दी में मुद्रण यंत्र के आविष्कार से गद्य के विकास में तेजी आई। इसी समय में पूंजीवाद के आविर्भाव के साथ मध्य वर्ग का भी विकास हुआ तथा अपनी विलासिता और बौद्धिक जागरूकता के परिणाम स्वरूप एक विशाल पाठक वर्ग सामने आया। 14वीं-15वीं शताब्दी में यूरोप में मध्यवर्गीय पाठक वर्ग निर्मित हुआ और उपन्यास के उदय के लिए मूलभूत तथा बुनियादी संरचना के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कारण ही 17वीं शताब्दी के पूर्व ही यूरोप में उपन्यास एक विधा के रूप में अस्तित्व में आ गया। प्रश्न तीसरा, हिंदी गद्य कथा के विकास में पाठक वर्ग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अपने आरंभ में कथा सामान्यतः सुनाने वाली रचना थी, किंतु कथा गद्य के रूप में लिखी जाने वाली तो वह श्रव्य के साथ साथ ही पठ्य भी होने लगी और मशीनरी द्वारा मुद्रण यंत्र लाने के बाद तो कथा श्रव्य से पाठ्य अधिक होने लगी, क्योंकि मुद्रण तकनीकी के विकास के कारण पुस्तकें सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने लगी थी। इसके साथ साथ शिक्षा के प्रसार, हिंदी के प्रचार प्रसार के प्रति आई जागरूकता, अदालतों में हिंदी के प्रवेश तथा पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन आदि से पाठक वर्ग बढ़ने लगा तथा भारत में इस प्रकार की परिस्थितियां औपनिवेशिक शासन के बाद, क्योंकि 19वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर आगामी 7 दशकों तक हिंदी पाठक वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी रही और इसके साथ साथ उपन्यास एक विधा के रूप में भी लगातार दस्तक देता। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अनुकूलन परिस्थितियों में सन 1870 ईस्वी में
देवरानी जेठानी की कहानी के रूप में प्रकट हुआ। यद्यपि इसके लगभग 15 वर्ष पूर्व बंगाल और मराठी में उपन्यास का जन्म हो चुका था, इसलिए बंगाल और हिंदी में इसे उपन्यास, उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी तथा गुजराती में नवल कथा के रूप में जाना गया। कहानी लेखन का आरंभ यद्यपि पहले बंगला में छोटा गल्प के नाम से हुआ और जो कि वास्तव में अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी का ही रूपांतरण था, किंतु हिंदी में कहानी का आरंभ आख्यायिक नाम से हुआ। बाद में उसके लिए कहानी नाम को स्वीकार कर लिया गया। कथा के उपन्यास कहानी में रूपांतरण के लिए इसका लिखित गद्य कथा के रूप में होना जरूरी था, क्योंकि हिंदी क्षेत्र में मौखिक गद्य कथा का अस्तित्व तो सदियों से था, परंतु लिखित रूप में इसका प्रचलन बहुत ही कम मात्रा में था। यद्यपि ब्रजभाषा हिंदी और राजस्थानी में लिखित गद्य कथाओं की एक क्षीण सी परंपरा अवश्य विद्यमान थी, परंतु उसका संबंध भी पाठक की तुलना में श्रोता से अधिक था। श्रोता के पाठक बनने की प्रमुख शर्त के रूप में व्यक्ति का पठन योग्यता से संपन्न होना है और इसके साथ ही मुद्रित पुस्तकों की उपलब्धता भी पाठक समूह के निर्माण साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। इसीलिए वे संपूर्ण सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियाँ 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक हिंदी भाषी क्षेत्र में विद्यमान नहीं थे। यद्यपि अंग्रेज के शासन के पूर्व हिंदी क्षेत्र में शिक्षा का अभाव नहीं था, परंतु इस शिक्षा में माध्यम या विषय के रूप में हिंदी का स्थान अत्यंत नगण्य था और सरकारी कामकाज की भाषा थी। अतः जीविका के लिए लोग हिंदी के स्थान पर फारसी भाषा और लिपि की शिक्षा को ही महत्व देते थे न, और उनकी ज़रूरतों के कारण देवनागरी भाषा और लिपि जीवित तो थी, परंतु व्यवहारिक जीवन में उसका कोई महत्व न था और इसकी कथाएं मनोरंजन या शिक्षा के लिए ही सुनाई जाती थी, क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति जो था, सामान्य व्यक्ति या जो आदमी हस्तलिखित कथा पुस्तकें प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। यद्यपि बेताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, सबरस आदि पुस्तकें 17वीं शताब्दी में लिखी जा चुकी थी, परंतु सभी लोगों तक उनकी पहुंच बहुत कम थी। प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। हिंदी गद्य के विकास में मुद्रण तकनीकी के आगमन का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर: सन 1667 ईस्वी में रोम से प्रकाशित कवि अथानासी किरचेरी कृत चाइना इलस्ट्रेटा नामक लैटिन पुस्तक ही सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुई थी। तो इसके बाद 1745 से 58 ईस्वी के मध्य में ही सुल्लस का बाइबिल का हिंदी अनुवाद हॉल नामक पत्रिका में छपा था, परंतु हिंदी में पुस्तकों के प्रकाशन का मूल रूप से आरंभ 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही हुआ, क्योंकि 19वीं सदी के आरंभ में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के माध्यम से अंग्रेजी पदाधिकारियों को हिंदुस्तानी और हिंदी की शिक्षा देने की योजना शुरू की जरूरत थी। प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराना हेतु तो स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी की अपेक्षा हिंदुस्तानी या उर्दू को वरीयता मिली हुई थी, परंतु यहाँ हिंदुस्तानी की पुस्तकें देवनागरी में भी मुद्रित होती थी। अतः यह कहा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से सर्वप्रथम नागरी मुद्रण को बहुत अधिक
प्रोत्साहन मिला तथा स्कूल बुक सोसाइटी ने भी इसमें अपना योग अथवा उसके कुछ समय पूर्व ही लल्लूलाल जी ने कलकत्ता में संस्कृत प्रेस की स्थापना की थी, जहां से प्रेम सागर 1810 में, ब्रजभाषा व्याकरण 1810 ईस्वी और माधव विलास 1817 ईस्वी नामक पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। इनके पश्चात सन 1818 ईस्वी में श्री रामपुर के मिशनरियों का बैप्टिस्ट मिशन प्रेस कलकत्ता में स्थापित हुआ और इसने स्कूल बुक सोसाइटी के लिए हिंदी में अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया। 1825 ईस्वी तक कलकत्ता में स्कूल बुक सोसाइटी का अपना प्रेस और 1827 ईस्वी में अथवा उसके पूर्व द एजुकेशन प्रेस की स्थापना भी कोलकाता में हुई। इस काल में लल्लूलाल जी के मुद्रणालय से तुलसी, बिहारी, नरोत्तम दास, ब्रजभाषी दास आदि के अनेक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए थे तथा 1832 ईस्वी के आसपास बनारस और कानपुर में रामचरितमानस का भी प्रकाशन हुआ और 1846 ईस्वी तक के कश्मीरी प्रेस से रानी केतकी की कहानी छपी। इस प्रकाशन के कारण ही हिंदी का श्रोता समुदाय पाठक समुदाय रूप में रूपांतरित हुआ तथा सन 1850 ईस्वी के बाद ईसाई धर्म प्रचारकों के कारण हिंदुओं की तरफ से भी धर्म प्रचार के आंदोलन शुरू हुई और नागरी मुद्रण को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलने लगा। इस कारण स्कूली किताबें छापने के लिए भी नागरी मुद्रणालय अस्तित्व में आया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सामान्य पर पुस्तकें छापने के लिए बड़े तथा व्यापक स्तर पर व्यावसायिक प्रेसों की स्थापना होने लगी। इसमें सबसे बड़ा और साधन संपन्न प्रेस नवल किशोर प्रेस लखनऊ तथा जिसमें प्राय फारसी और देवनागरी लिपियों में उर्दू की बड़ी तथा महत्वपूर्ण पुस्तकों के अतिरिक्त संस्कृत पुराणों के हिंदू उर्दू अनुवाद भी बड़ी मात्रा में प्रकाशित किए। इसका अधिकतर उर्दू फारसी भाषा में पढ़ता था, इसलिए उसे श्रोता से पाठक बनाने में नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित पुराणों और उर्दू की पुस्तकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नवल किशोर प्रेस से ही प्रेरणा लेकर 1859 ईस्वी से 1870 ईस्वी में मध्य बनारस, मथुरा, आगरा, फतेहगढ़ तथा कलकत्ता में हिंदी भाषा के अनेक प्रेस स्थापित किए गए। पांचवा प्रश्न के वर्ग के विकास में स्कूली शिक्षा के योगदान पर विचार कीजिए। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के पूर्व ही सभी स्तरों पर हिंदी और मुसलमान शिक्षण संस्थाओं का जाल व्यापक स्तर पर फैला हुआ था तथा इनमें भी प्रायः उत्तर भारत में हिंदी और फारसी की शिक्षा देने वाले स्कूल ही अधिक संख्या में थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान ही देसी पद्धति के इन स्कूलों को प्राय नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी शासन ने कभी भी भारतीयों की शिक्षा के प्रति अधिक उत्साह नहीं दिखाया था। 1823 ईस्वी तक शिक्षा के विकास के संबंध में इसी कारण कोई भी ठोस तथा महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। सन 1822 से 23 ईस्वी की अवधि में कंपनी के कुछ उत्तरदायी पदाधिकारियों के बल देने के कारण ही शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास तो हुआ, परंतु उसमें भी इस विकास की प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षा जन शिक्षा की बिल्कुल ही अपेक्षा होती थी और इस कारण जनता में निरक्षरता की स्थिति में लगातार वृद्धि होती चली गई। सरकार की अपेक्षा के कारण ईसाई मिशनरियों ने इस अवधि में जन शिक्षा के विकास की दिशा में प्रयत्न किया, परंतु उनका कार्यक्षेत्र भी मुख्य रूप से हिंदी भाषा क्षेत्र ही था। फिर भी इसका परिणाम स्वरूप 1813 से 31 ईस्वी में आगरा, मेरठ, बनारस, आजमगढ़ और जौनपुर में
ईसाई मिशनरियों ने अपना ईसाई धर्म के प्रचार केंद्र स्थापित करते हुए इन स्थानों पर अनेक स्कूल भी खोले। इन धर्म प्रचारकों ने आधुनिक भारतीय भाषाओं को अत्यधिक महत्व प्रदान किया, क्योंकि ये बहुत निरंतरीय समाज के मध्य रहकर अपना काम करते थे और जो अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त और कोई अन्य भाषा जानते नहीं थे। 1833 ईस्वी की चार्टर एक्ट का उद्देश्य भाषा के संबंध में कंपनी साथ अंग्रेजी शिक्षा या भाषा का एक एकाधिकत्व स्थापित करना था और इसीलिए सन 1835 के संकलन में विलियम बेंटिक में मैकाले के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया। इससे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास अवरुद्ध हो गया। मैकाले की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का कार्य तेजी से बढ़ने लगा था और इसी समय सन 1837 में अदालती भाषा संबंधी अधिनियम पारित हुआ, जिससे फलस्वरूप अदालतों में उर्दू का एकाधिपत्य स्थापित हो गया और मुस्लिम समुदाय का एक प्रभावशाली वर्ग यह प्रयास भी लगातार करता रहा कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान न मिले। इसका दूरगामी परिणाम यह निकला कि 1850 ईस्वी तक आते आते हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले युवकों की संख्या नगण्य हो गई। सन 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद भारत में शिक्षा प्रसार के कार्य में तेजी आई, परंतु माध्यमिक विद्यालयों में अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने तथा उनके सावधानीपूर्वक अध्ययन संबंधी डिस्पैच के सुझाव की सरकार के अत्यधिक अपेक्षा कर दी। अतः मिडिल और माध्यमिक स्कूल में एक प्रभावी विषय के रूप में आधुनिक भारतीय भाषाओं की पढ़ाई नाममात्र को रह गई और उससे भी उर्दू भाषा की तुलना में हिंदी भाषा अधिक अपेक्षित था। इसका कारण यह भी था कि सरकारी कार्यालयों में अदालतों में उर्दू भाषा का ही एकाधिपत्य होने अधिकांश अभिभावकों अपने बच्चों को उर्दू भाषा में ही पढ़ाना पसंद करते थे तथा इस सब कारणों से 1869 ईस्वी में मिडिल श्रेणी तक की परीक्षा में उर्दू और हिंदी विषय लेने वाले अनुपात 4:1 रह गया था। वुड्स डिस्पैच के प्रकाशित होने के उपरांत ही सरकार ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित देने का उद्देश्य से एक सक्रिय नीति अपनाई तथा सन 1871 में ईस्वी तक सभी लड़कियों के लिए संपूर्ण देश में 17,060 प्राथमिक और 1,034 माध्यमिक स्कूल स्थापित हुए और इन स्कूलों में पढ़ने के लिए नए ढंग की पुस्तकें दी जाने लगी। इनमें दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी तो हम प्रश्न 6 की ओर चलते हैं, जो प्रश्न है कि हिंदी गद्य के विकास में अदालतों में हिंदी के प्रवेश के योगदान का उल्लेख कीजिए। शिक्षण संस्थाओं, सरकारी कार्यालयों और अदालतों में प्राचीन समय से हिंदी अपेक्षित थी, क्योंकि इसकी भाषा के रूप में फारसी और उर्दू ही विरासत में प्राप्त हुई थी और सन 1836 ईस्वी तक फारसी कंपनी शासन की राजभाषा बनी रही। मुगल शासन के अंतिम दिनों के दौरान प्रशासन से जुड़े मुसलमानों और हिंदुओं लोगों के मध्य हिंदुस्तानी या उर्दू का अत्यधिक प्रचार था, परंतु फिर भी शेष जनता हिंदी परिवार की ही अनेक भाषाएं और बोलियों का प्रयोग करती थी। इसलिए शासन कार्य से संबंधित न होने से हिंदी और
हिंदुस्तानी दोनों में लिखित गद्य का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया था, परंतु फिर भी बोलचाल की भाषा के रूप में शहरों और उनके व्यापार मीडिया में मौखिक गद्य का विकास हो चुका था। सन 1836 ईस्वी में फ़ारसी के स्थान पर अंग्रेजी सरकारी भाषा घोषित कर दी गई और साथ में यह आदेश भी निकाला गया कि सभी अदालतों काम देश की भाषाओं में किए जाएंगे। किंतु 1837 ईस्वी में अदालती भाषा संबंधी अधिनियम लागू होने के बाद हिंदी क्षेत्र में भी सरकारी कामकाज की अदालती भाषा स्वीकृत कर ली गई। किंतु दूसरी और मुसलमानों और हिंदू वकीलों, मुंशियों आदि प्रभावशाली व्यक्ति के निहित सर्वार्थ तथा सरकार के उदासीन के कारण बिहार तथा ऊपर प्रोविंसेस की अदालतों में उर्दू भाषा का ही एकाधित्व बना रहा। यद्यपि इसके पूर्व तक भी नागरी लिपि का प्रयोग सरकार कामों में थोड़ा बहुत अवश्य होता था, परंतु इस अधिनियम के लागू होते ही अदालतों में नागरी लिपि अत्यंत ही अपेक्षित होने लगी और सन 1837 के ईस्वी के बाद हिंदुस्तान या उर्दू भाषा ने जो नवीन रूप ग्रहण किया था उसमें अरबी फारसी शब्दों का और भी अधिक प्रयोग होने लगा था। इस भाषा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यद्यपि सरकार की तरफ से भाषा संबंधी संशोधन के आदेश आते जाते रहे थे, परंतु उनका सही प्रकार से कार्यान्वयन संबंधित अधिकारियों के द्वारा नहीं हो पाया था। 1837 ईस्वी के पूर्व हिंदुस्तानी भाषा के लिए नागरी लिपि का भी प्रयोग होता था, परंतु 1850 ईस्वी के लगभग हिंदुस्तानी भाषा केवल फारसी लिपि में लिखी जाती थी और लगभग सन 1850 ईस्वी तक भी अदालतों और सरकारी कार्यालयों में उर्दू भाषा का ही एकाधिकार कायम रहा। प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। सरस्वती और अन्य पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी कहानी के विकास का परिचय दीजिए। हिंदी कहानी का सर्वप्रथम विकास आकार में छोटी कथा का रूप प्रारंभ बड़े पैमाने पर प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही सामने आया है, क्योंकि सरस्वती ही हिंदी की एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान से निकलने साहित्यिक श्रेणी में आने वाली पत्रिका थी, जिसका प्रमुख लक्ष्य कथा के माध्यम से हिंदी ग्राहकों को आकर्षित करना था और इसीलिए कथा से बढ़कर कोई और माध्यम नहीं हो सकता था। इसी की पूर्ण जानकारी इंडियन प्रेस के बंगाली मालिक को भली भांति थी, इसीलिए वे बंगाल में प्रवासी साधना जैसे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को सफलता के इसी रहस्य को जानते थे। हिंदी भाषा में भी देवकी नंदन खत्री, गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी आदि लेखकों के उपन्यासों के कारण एक महत्वपूर्ण तथा व्यापक स्तर पर कथा प्रेमी पाठक वर्ग का उदय हो रहा था और सरस्वती पत्रिका इन्हीं सब समकालीन परिस्थितियों के उपज थी। इसलिए यही एक महत्वपूर्ण कारण था कि सरस्वती के प्रथम अंक से ही आख्यायिका नाम से छोटी कथाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। सरस्वती पत्रिका के प्रथम अंक में ही प्रकाशित होने वाली गोस्वामी जी की इंदुमती और सन 1902 में प्रकाशित होने वाली गुलबहार ख्यात कथा पर ही आधारित आख्यायिकाएं सामने आई, जिनको उस समय अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 1903 में सरस्वती के संपादक के रूप में पदभार संभालने के उपरांत महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण कथाएं भी ख्यात की कोटि में ही आती हैं तथा इस दौरान ही ख्यात कथाओं के साथ साथ कल्पना प्रसूत कथाएं भी सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित केशव प्रसाद सिंह की चंद्रलोक यात्रा, कश्मीर यात्रा और आपत्तियों का पर्वत नामक महत्वपूर्ण कथाएं प्रकाशित हुई, जिनमें कल्पना भावना का भी अधिक था। यद्यपि वैज्ञानिक चेतना और यात्रा पर आधारित तथा राजनीतिक स्वतंत्रता और समाज सुधार जैसे विषयों के उल्लेख के कारण उनमें आधुनिक छोटी कहानी की छवि
अनायास ही उत्पन्न हो गई थी। हिंदी कहानी का पहले सरस्वती में अपनी, इसके बाद हिंदू, मर्यादा, माधुरी, विशाल भारत आदि पत्रिकाओं में बंगला गल्पों के अनुवाद और रूपांतरण प्रकाशित होते रहे, जो कि हिंदी कहानी के क्रमिक विकास की महत्वपूर्ण परिचायिका है। हिंदी कहानी के विकास में पत्रिकाओं की भूमिका पर प्रकाश डाली, यह 8वां प्रश्न है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में छोटी कहानी के विकास के साथ ही पत्र पत्रिकाओं का अनेक साथ संबंध अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि के रूप में अमेरिका में छोटी कहानियां अधिकतर सबसे पहले पत्रिकाओं रचनाओं में ही प्रकाशित होती थी, और इसी महत्वपूर्ण तथ्य ने ब्रेट होट, मार्क ट्वेन आदि के कहानियों पत्र के लिए सुलभ होने वाले स्थानीय चित्रण को अत्यधिक प्रोत्साहित किया, तथा रविंद्र ठाकुर ने भी सन 1891 से 95 में अपनी लगभग 40 कहानियों के रूप में स्वयं द्वारा संपादित साधना नामक मासिक पत्र में उनके कहानियां प्रकाशित की थी। किंतु हिंदी के प्रारंभिक चरण में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि भारतीय युग की साहित्यिक पत्रिकाओं में, जो कि प्राय तदयुगीन लेखकों द्वारा ही साहित्य प्रेम की प्रेरणा तथा प्रोत्साहन में फलस्वरूप निकाली जाती थी, उनमें से धारावाहिक रूप में उपन्यास का प्रकाशन तो होता था, परंतु स्वतंत्र और स्वयं में पूर्ण उपाख्यान जैसी रचनाओं के प्रकाशन का कोई सार्थक प्रयास इन लेखकों में नहीं दिखाई देता था। इसलिए सन 1991-90 के दशक में प्रकाशित होने वाली प्रमुख व्यावसायिक पत्रिका जैसे हिंदी बंगवासी, साहित्य लहरी, जासूस और उपन्यास आदि में भी बड़े आकार के अनेक कथाएं ही उपन्यास के नाम पर धारावाहिक रूप में प्रकाशित की जाती थी, और इसके परिणाम स्वरूप गद्य के रूप में कहानी का विकास उपन्यास के पश्चात हुआ। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये पाठ को समाप्त करते हैं। ये पाठ तो जो था हिंदी कहानी का उद्भव, इसमें 8 प्रश्न थे। हमने 8 प्रश्न के उत्तर को यहाँ पर जाना, तो आप इसे पढ़िए और समझिए, और अपनी आने वाली परीक्षा जो फरवरी में है शायद, उसमें प्रयोग में लाइए। और बस इतना ही रखती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को अपनी अप्लाई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ज़रूरी इस महीने जैसे भी 200 सब्सक्राइबर बन जाए, इसीलिए आप मुझे मदद कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, जैसे आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद, नमस्ते।